एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य और केंद्रीय बैंकों के द्वारा साख का नियंत्रण किससे कैसे किया जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आपको बड़ा अटेंटिवली ध्यान से आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को देखना है लास्ट तक। एक भी पॉइंट नहीं छूटना, क्योंकि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के साख का नियंत्रण, इन दोनों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए केंद्रीय बैंक होता क्या। केंद्रीय बैंक मतलब किसी भी देश का केंद्र का बैंक जो सभी बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर अपना जो है क्या व्यवस्था बनाए रखता है, अपनी दृष्टि बनाए रखता है, उसको संचालित करने के लिए नियम बनता है और उसको नियंत्रित करता है। उस संस्था को केंद्रीय बैंक के नाम से जानता है, क्योंकि बैंकिंग संस्था का सर्वोच्च बैंक होता है। दैट इज नोन एज एपेक्स इंस्टीट्यूट, एपेक्स बैंक ऑफ बैंक्स। ठीक ना, हमारे देश में बहुत सारे बैंक प्रचलन में है। सरकारी बैंक है, ठीक है ना, और अर्ध सरकारी बैंक है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, इवन निजी बैंक भी है, छोटे छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ये सारे जो है अपने मनमर्जी ना करने लगे, क्योंकि मनमर्जी करेंगे तो इससे जो होता है देश के लोगों का, उनके ग्राहकों का नुकसान होता है और ऊपर से ग्राहक जो है इनके जो है वित्तीय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखरेख करने के लिए इन सब के ऊपर एक नियंत्रण का बॉडी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल में टीचर अच्छे अच्छे हैं, बच्चे भरे पड़े हुए हैं, लेकिन सब अपनी मर्जी से काम करें, तो उन सब के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए प्रिंसिपल का होना जरूरी है। जब तक स्कूल में एक अच्छा और एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं होगा, डिसिप्लिन प्रिंसिपल नहीं होगा, तो स्कूल का डेवलपमेंट नहीं होता है। सेम वैसा ही बैंकिंग इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा क्यों ना, कितने बड़े बड़े बैंक ना हो, तब तक सही काम से नहीं कर सकते जबकि उनका जो एपेक्स बैंक होता है वो सही ना हो। इसलिए केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो सभी बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर सर्वोच्च स्थान रखता है। जैसे कि भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक, दैट मींस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। उस समय एज एक निजी बैंक के रूप में काम करता था, ठीक ना। जो उसकी सदस्य बनना चाहते थे बनते थे, लेकिन बाद में भारत की आजादी के बाद 1949 को इस बैंक को क्या किया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और इसको एक अलग इंस्टीट्यूट बना दिया गया और एक सरकारी इंस्टीट्यूट, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आज की पूरी क्लास में पढ़ेंगे ये केंद्रीय बैंक जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के कार्यों की अलग से व्याख्या की जाती है कि केंद्रीय बैंक की स्थापना किन कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अगर केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो बेसिकली 7 प्रमुख कार्यों को ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर दे रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यों में आता है। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यों में जब आता है तो एक एक कार्य करके मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय बैंक का जो सबसे पहला कार्य है जो हर एक केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, और हर एक देश की बात होती है, केवल भारत की नहीं, हर एक देश में केंद्रीय बैंक के इस कार्य को बताया जाता है। पहला कार्य क्या है, नोटों का निर्गमन। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। अब नोटों को निर्गमन करना जो है केंद्रीय बैंक का एक अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक के अलावा उस देश में किसी भी दूसरे बैंक को नोटों को जारी करने का अधिकार नहीं होता। देखिए नोट है, क्योंकि जो सिक्के होते हैं ना देश में, जो सिक्के चलन में है, जो हम यूज करते हैं, उन सिक्कों का जो पूर्ति है, उस सिक्कों का जो निर्गमन होता है वो किया जाता है किसके द्वारा, भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा वित्त मंत्रालय जितने भी सिक्के ध्यान रखेगा, बस नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक के। अब बात ये आती है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सर बताइए केंद्रीय बैंक, इतने सारे बड़े बड़े बैंक है उसके बावजूद में केंद्रीय बैंक को ही नोटों को जारी करने का एक अधिकार क्यों दिया गया है। तो छोटा सा जवाब समझिएगा कि अगर मान लीजिए सभी बैंकों को अधिकार दे दिया जाए, भाई तुम लोग अपना नोट खुद छाप लो, तो होगा क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जो है ऑरेंज कलर के नोट छापेंगे, एसबीआई बैंक वाले ब्लू कलर वाले नोट छापेंगे, एचडीएफसी बैंक वाले पर्पल कलर वाले नोट छापेंगे। ठीक ना, तो हर किसी का बैंक का अपने अपने कलर के हिसाब से नोट होगा। तो चलन में जब आएगा लोगों के बीच में, कोई कहेगा मैं ये वाला कलर नहीं लूंगा, कोई कहेगा ये। इसका मतलब नोटों के ऊपर भारत देश की करेंसी के ऊपर, देश की मुद्रा के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो आस्था है वो कम हो जाएगी। इससे जो है मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो नोटों में एक रूपता बनाए रखने के लिए, नोटों पर, देश की मुद्रा पर देश का लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को ही अधिकार दिया गया है, तो कि आप ही केवल देश के नोट
के लिए नोटों का निर्गमन करोगे, उसकी आपूर्ति को संभालोगे और उनका पूरा का पूरा व्यवस्था करोगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। देखिए किसी भी देश में सरकार के द्वारा जो भी कार्य करते हैं, सरकार के द्वारा टैक्स वसूल किया जाता है, सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो सरकार के द्वारा हजारों करोड़ों का लेन देन होता है। तो उस लेन देन का हिसाब किताब, लेन देन कहां से होता है, क्या सरकार खुद करती है डायरेक्टली? नहीं, सरकार के द्वारा, सरकार के सारे कार्य जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। जिस प्रकार हमारा खाता बैंक अकाउंट में होता है, वहीं से सबको लेन देन करते हैं। सरकार का सारा लेन देन केंद्रीय बैंक के थ्रू होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ सरकार के लिए केंद्रीय बैंक पेमेंट करने का, ठीक है ना, चीजों को जुटाने का, ठीक है ना, साथ ही साथ पैसे कलेक्ट करने का, बिल कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का काम करती हैं। और बीच बीच में सरकार को जब भी वित्तीय सहायता चाहिए होती है, ठीक है ना, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए होता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा उनको परामर्श दिया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड। थर्ड वन है केंद्रीय बैंकों के बैंक। जिस प्रकार से आम नागरिक यानी कि हम लोग, हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो हम अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा करके आते हैं, जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं और जरूरत पड़ती है तो लोन लेते हैं। उसी प्रकार से देश के सभी बैंकों का मेन बैंक जो है केंद्रीय बैंक होता है, सबका अकाउंट वहां होता है। उनके पास जब पैसे होते हैं तो केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है केंद्रीय बैंक से ऐसे लोन विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ठीक है ना, बैंकिंग सारे व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। इसके अलावा बैंकों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य, बैंकों के लिए परामर्श देने का कार्य, बैंकों के लिए नियम बनाने का कार्य सारा केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है। फोर्थ वन है अंतिम ऋणदाता, इंग्लिश में बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या होता है, देखिए व्यावसायिक बैंकों को बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भी व्यावसायिक बैंकों को किसी भी सोर्स से पैसों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उनको फंड नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसों की जरूरत है तो वो अपने आसपास से बैंक, भाई मुझे पैसे दे दे, भाई मुझे पैसे दे दे, तू भाई मुझे पैसे नहीं दे पाता, तो फिर वो हेड ऑफिस से कहता है कि हमें बिजनेस के लिए इतना लोन पैसे चाहिए, हमें मिल नहीं रहा है। तो हेड ऑफिस का हम जुगाड़ करते हैं, हेड ऑफिस वाले जुगाड़ करेंगे तो मान लीजिए उनको फंड नहीं मिल पा रहा, तो हेड ऑफिस डायरेक्टली आरबीआई से जाके कहेंगे भाई हमें कहीं से फंड नहीं मिल रहा है लेकिन बिजनेस के लिए हमें चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा। तो आरबीआई उस समय एज ए लास्ट रिसोर्ट उनको लोन देती है और देना पड़ेगा, उनका नैतिक कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि जब व्यावसायिक बैंकों के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो केंद्रीय बैंक के पास जमा होता है। अब व्यावसायिक बैंक को जरूरत है तो केंद्रीय बैंक ही उनको फंड प्रोवाइड कराएगी। तो इसलिए बोलते हैं केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होती है सभी बैंकों के लिए। नेक्स्ट है विनिमय कोषों का संरक्षक, मतलब देश में आयात निर्यात होता है, विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है। ठीक ना, आप सबको पता है भारत में लाखों यूट्यूबर्स हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए के उनको लेता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ये सारा पैसा जो लेन देन होता है ना, ये सब आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनके देखरेख के अनुसार ही होता है, उनके बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाशोधन गृह। क्या होता है समाशोधन गृह? ठीक है, इसका मतलब होता है, समझ ले, थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में समाशोधन गृह क्या होता है। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अचानक 100 करोड़ चाहिए थोड़े टाइम के लिए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो बैंक वाले, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पड़ोसी बैंक पीएनबी के पास गए, उन्हें कहा दोस्तों मैं दो अच्छी खासी, भाई मुझे 100 करोड़ दे दे, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। 2 दिन के थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए 20 दिन का टाइम ले ले कि 20 दिन के बाद मैंने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट 3 महीने तक का होता है यहाँ पर। तो पीएनबी ने कहा ठीक है भाई ले लो। पीएनबी ने उनको 100 करोड़ दे दिया। तो बदले में एक होता है सीपी, कमर्शियल पेपर, वो लिखवा के रख लिया जाए। एक तरह का बॉन्ड होता है कि वे इतना पैसा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इतने दिन के लिए हम उधार दे रहे हैं, इतने दिन का आपको रिटर्न करना होगा। यहां पर दोनों की मैनेजर का सिग्नेचर हो जाता है। चलो ठीक है, दे दिया। अब क्या हुआ ना, पीएनबी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई ठीक 10 दिन के बाद।
तो इन्होंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा से कि भाई हमें पैसा रिटर्न कर दो, हमें जरूरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो अभी अवेलेबल है नहीं, हम तो 20 दिन बाद ही दे पाएंगे, फंड नहीं है। तो पीएनबी वाले क्या करेंगे, अपने उस कमर्शियल बैंक को लेके आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे, आरबीआई से कहेंगे कि भाई ये रहा कमर्शियल बैंक, हमें जरूरत पड़ेगी, पैसे जरूरत चाहिए, कमर्शियल बैंक रखो और हमें पेमेंट कर दो। तो आरबीआई वाले उस कमर्शियल बैंक के बदले में इनको वो पेमेंट कर देगी जो उनको चाहिए 100 करोड़ का। तो इसी पूरे सिस्टम को समाशोधन ग्रह कहते हैं, कि बिलों का कटौती करके भुगतान करने का काम होता है, ठीक है ना। लास्ट वन है साख नियंत्रण। देश में व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, साख को आपूर्ति करती है। जैसे मैंने कल के क्लास में बताया था आपको कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण होता है, लोन बांटा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटा जाता है, कुछ सैकड़ों रुपए को हजारों में, हजारों को लाखों में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे में देश में जब मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था हमारी डगमगाने लगती है, कभी महंगाई आ जाती है, कभी संकुचन आ जाता है, मंदी आ जाती है। इन दोनों स्थितियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की होती है। तब जो है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करती है, और वो कौन कौन से उपाय है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि केंद्रीय बैंक देश में साख के नियंत्रण के लिए, यानी कि मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने या मुद्रा पूर्ति को घटाने के लिए जो उपाय करती है वो कौन कौन से उपाय करती है। वैसे इसको मौद्रिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के उपाय कैसे किए जाते हैं, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण कैसे किया जाता है। प्रमुख विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में क्या, मैं आपको विस्तार से बता दूं, बस बने रहिए, देखते रहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं कह रहा था साख नियंत्रण की रीतियां, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी मैंने बताया, तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो आप देखिए। साख नियंत्रण की रीतियों की बात करते हैं, सबसे पहले तो साख क्या होता है। देखिए व्यावसायिक बैंक के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा जब धन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। या तो इकोनॉमी में जो मुद्रा का जो प्रवाह होता है, जो मुद्रा की जो पूर्ति होती है बहुत अधिक हो जाती है। जब बहुत अधिक मुद्रा की पूर्ति होती है तब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई में, यानी कि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से इतनी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में देश में किसकी स्थिति आ जाती है, महंगाई की स्थिति बोलते हैं आ जाती है, जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की स्थिति हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो देश के जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत, उनका बजट गड़बड़ा जाता है। दूसरी स्थिति होती है जब देश में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए। जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है, और इसमें क्या होती है, धीरे धीरे उत्पादन कम हो जाता है, रोजगार जो है बेरोजगारी बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों का आय कम होना शुरू होता है, एटलीस्ट देश में मंदी छा जाती है। और ये मंदी का छा जाना, जिसमें बिकवाली ना होना, लोगों की नौकरियां जाना, इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति। ये दोनों ही स्थिति देश के लिए सही नहीं है। तो केंद्रीय बैंक को तब बीच में आना पड़ता है कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति हो तब मुद्रा पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, मुद्रा पूर्ति को उस टाइम कम करना पड़ेगा, और मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ बढ़ाना है, एक तरफ कम करना है, तो वो कैसे होगा, क्या नोट छापना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यावसायिक बैंकों का जो साख निर्माण होता है, प्रक्रिया होती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। या तो उसको बढ़ाया जाता है, एक या उसको घटाया जाता है। अब बात ये होती है कैसे, उसके लिए केंद्रीय बैंक कुछ उपायों को करती है, कुछ उपाय चुनती है, और उन उपायों को दो वर्गों में बेसिकली बांटा जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से दो वर्ग होते हैं, देखिए इन वर्गों की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है हमारा साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां, और दूसरा है गुणात्मक विधियां। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत डायरेक्टली साख नियंत्रण की मात्रा को इफेक्ट किया जाता है, या तो साख निर्माण को बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है, जबकि गुणात्मक में ऐसा नहीं, गुणात्मक में इनडायरेक्टली इफेक्ट किया जाता है। तो इनके बारे में समझ लें। यहां पर कौन कौन सी विधियां हैं, बैंक दर नीति है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नगद कोष अनुपात है, सांविधिक तरलता अनुपात है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, जिनका प्रयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब इनको समझना है। सबसे पहले अगर हम बैंक दर की नीति की बात करते हैं, बैंक दर,
क्या होता है, ठीक है ना। वैसे इनके बारे में, सबके बारे में अलग अलग वीडियो जो बहुत जल्दी आपके बीच में लाने वाला हूं कि बैंक दर के लिए अलग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है, क्योंकि ये एक्चुअली में छोटा टॉपिक नहीं है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं मुश्किल से 3 या 4 घंटे का ये क्लास हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में, क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, तो जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए मैं उतना ही बता रहा हूं फिलहाल। अभी बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर देश की व्यावसायिक बैंकों को देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब क्या होता है, केंद्रीय बैंक से देश के व्यावसायिक बैंकों को क्या आता है, ठीक है ना, लोन आता है। तो जिस रेट पे लोन आता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर कहते हैं। फिर व्यावसायिक बैंक वाले क्या करते हैं? जनता को लोन देते हैं। मान लीजिए केंद्रीय बैंक ने 6% पर लोन दिया, तो व्यावसायिक बैंक वाले जाहिर सी बात है 7% का लोन जनता को देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये होता है बैंक दर। और व्यावसायिक बैंक को जनता को जिस दर पर लोन देते उसको बोलते हैं ब्याज दर। क्या बोलते हैं? ब्याज दर। क्योंकि कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कि बैंक दर और ब्याज दर में क्या अंतर है। बैंक दर वो दर है तो जिस दर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यावसायिक बैंक को लोन दिया जाता है, और ब्याज दर वो दर होता है जिस दर पर व्यावसायिक बैंक जनता को लोन देती है। अब होता क्या है, मान लीजिए 2 चीजें होती है, 2 अवस्था है। एक है मुद्रास्फीति और दूसरा होता है मुद्रा अपस्फीति में देश में मुद्रा की कमी होती है, बढ़ाना पड़ेगा, और मुद्रास्फीति की स्थिति में देश में मुद्रा ज्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। मान लो 6% से कितना कर दिया? 7। ऐसे में ब्याज दर भी 7 से कितना होगा? 8। ऐसे में देश में जो लोन होता है, लोन का जो रेट होता है वो महंगा हो जाता है, लोग कम लोन लेते हैं और इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति कम होती है। उसका उल्टा मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में बैंक दर को घटा दिया जाता है, जैसे 6 से 5 कर दिया, उसे 7 से 6 हो जाएगा। इससे क्या होता है? लोन सस्ता हो जाता है और देश में मुद्रा का प्रवाह होने लगता है। इसका मतलब साफ है कि मुद्रास्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है और मुद्रा अपस्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। यह पहला इंस्ट्रूमेंट हुआ। दूसरे इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? यह है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों को या बॉन्ड को खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है, कि क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है ना। अब सरकार की प्रतिभूतियां हैं, सरकार के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उसको हाथे हाथ लेते हैं। बेसिकली व्यावसायिक बैंक सरकार की प्रतिभूतियों को अपने पास रख लेती हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में अधिक लाभ कमाने की आशा में। ऐसे में व्यावसायिक बैंक का पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है या फिर आरबीआई के द्वारा वापस परचेज कर दिया जाता है इकोनॉमी। तो यहां पर खुले बाजार में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होता है हमारा क्रय करना और एक होता है विक्रय करना। क्रय करने से क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल के आरबीआई के पास पहुंच जाता है और इकोनॉमी में पैसे कम हो जाते हैं। और इकोनॉमी में कम कब पैसे करने पड़ते हैं? जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति हो, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति में ठीक है ना, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय कर लिया जाता है। और इसके उल्टा अगर अपस्फीति की स्थिति होती है, ठीक है ना, अपस्फीति में मंदी की स्थिति होती है, तो उसको वापस विक्रय कर दिया जाता है। ऐसी इकोनॉमी का फ्लो हो जाता है और देश में दोनों स्थितियां कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड वन। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास नगद कोष अनुपात, CRR। नगद कोष अनुपात क्या होता है? ये एक ऐसा अनुपात होता है जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। हर एक व्यावसायिक बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट, यानी कि उनके पास टोटल कुल जो जमा होती है उसका एक फिक्स पार्ट उनको एक नगद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए व्यावसायिक बैंकों के पास 1000 रुपए है जमा हो रही है, ठीक है ना, और CRR तय किया गया कितना परसेंट? 10%। इसका मतलब होता है हर किसी बैंकों को अपने टोटल जमा का कितना रुपए? 100 रुपए कहां जा रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। और उनके पास बिजनेस करने के लिए कितना बचेगा? 900 का ही वो लोन बांट पाएंगे। और यहां पर बात करते हैं, अगर देश में मुद्रा की अपस्फीति की देश में महंगाई है
तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा, सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि सीआरआर के बढ़ने से इकोनॉमी में लोन कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सीआरआर को 10 से अगर मान लीजिए 10 से अगर कितना कर दे, जब 12 कर दे तो 100 की जगह 120 रुपए जमा करके रखना पड़ेगा, और इनके बाद बिजनेस करने के लिए कितना बचेगा, केवल 880 रुपए, यानी कि 20 रुपए कम हो जाएगा। उसी का उल्टा होता है, अगर मंदी की स्थिति यानी कि अब स्फीति की स्थिति को कंट्रोल करना हो तो यहां पर सीआरआर को क्या कर दिया जाता है, सीआरआर को घटा दिया जाता है, 10 से 8 कर दिया जाएगा, यानी कि अब केवल और केवल कितना 80 रुपए काट के रख सकेंगे, और बिजनेस करने के लिए बाद कितना बचेगा, 920 रुपए रहेगा, यानी कि बढ़ जाएगा इकोनॉमी पैसे। तो यहां पर सीआरआर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सीआरआर को बढ़ाया जाता है स्फीति को कंट्रोल करने के लिए, सीआरआर को कम कर दिया जाता है अब स्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ये आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर। सांविधिक तरलता अनुपात सीआरआर का जुड़वा भाई है। बस क्या किसका फर्क है, थोड़ों को समझ, दोनों को समझने का। सीआरआर में क्या होता है, अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है नगद रूप में, लेकिन सांविधिक तरलता अनुपात में नगद रूप में नहीं, किसी भी तरल रूप में, चाहे सोना हो, चांदी हो, ठीक है ना, कोई पोर्टफोलियो हो या फिर सिक्योरिटी हो, ठीक है ना, इसके अलावा फिर संपत्तियों के रूप में रख सकती है, मतलब रखना पड़ेगा जमा करके। यहां पर भी सेम वही होता है, कुल जमाओं का हिस्सा होता है। तो ऐसे में अगर देश में महंगाई की स्थिति होती है, इनकी मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है, और यहां पर मंदी की स्थिति हो, तो उस टाइम में एसएलआर को क्या कर दिया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाएगा, एसएलआर में वृद्धि होगी, और मंदी को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर में क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि अल्पकालीन तरीके रूप में केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है किसी फिक्स कोलेटरल, किसी फिक्स सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है ना। यहां पर जमानत करना पड़ता है, चाहे गोल्ड दो, प्रॉपर्टी दो, जो भी, उसकी तरफ से आपको शॉर्ट टाइम मैक्सिमम फॉर 30 डेज आपको लोन मिल जाता है केंद्रीय बैंक से। तो यहां पर केंद्रीय बैंक से लोन आएगा व्यावसायिक बैंक को, फिर वही लोन व्यावसायिक बैंक वाले नीचे बांटेंगे, तो एक फ्लो सा होता है। तो सेम अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो यहां पर होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट के साथ क्या कर दिया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और मंदी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, घटाया जाएगा, यानी कि रेपो रेट में कमी कर दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है, विपरीत होता है। अगर व्यावसायिक बैंकों के पास पैसों का जमा ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो लोन नहीं बांट पा रहे हैं, उनके पास स्टॉक हो जाता है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे में वो अपने उस जमाओं को केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि जब जरूरत है तब निकाल ले। तो जितने दिन के लिए केंद्रीय बैंक के पास जमा रहेगा उतने दिन तक केंद्रीय बैंक उसको रिटर्न में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। इसी को बोलते हैं रिटर्न इंटरेस्ट, दैट मींस रिवर्स रेपो रेट। सेम केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाए तो कैसे यूज किया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट को यूज करने के लिए अगर महंगाई की स्थिति है इसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो व्यावसायिक बैंक वाले सोचेंगे भाई यहां पर पैसा तो ज्यादा मिल रहा है, एक हमको लोन कम बांटो, वहां जमा कर दो। तो व्यावसायिक बैंक वाले केंद्रीय बैंक के पास पैसे जमा करने लगते हैं। उसका उल्टा मंदी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ताकि व्यवसाय, ठीक है ना, जनता के बीच लोन बांटा जा सके। तो ये तो था किस चीज का, मात्रात्मक विधियां। मात्रात्मक विधियां क्या होती है ना, इससे डायरेक्टली जो है मुद्रा की पूर्ति कम ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी इनके अलावा भी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को जो है दूसरी विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गुणात्मक विधियां। गुणात्मक विधियों में डायरेक्टली जो है व्यावसायिक बैंकों की मुद्रा पूर्ति के ऊपर असर नहीं डाला जाता है, बल्कि इनडायरेक्टली किया जाता है। पहला, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होती है, मान लीजिए आप लोग गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं और आपकी गोल्ड की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। तो लोन लेंगे तो आपको कभी भी 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा, जबकि इसका केवल और केवल 80%, 82, 85 अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग सब देते हैं। मानते 80% यानी कि केवल 80,000 रुपए मिलेगा। तो 20,000 रुपए कहां गया,
तो 20,000 रुपए की मार्केट वैल्यू आपको लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि केंद्रीय बैंक का यह है कि कभी भी कोई किसी भी जमानत के ऊपर 100% का आप लोन नहीं दे सकते। एक सीमांत आवश्यकता जमा करके रखनी कंपलसरी है, तो इससे बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू महंगाई, अगर महंगाई कम करना है तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ाना पड़ेगा, और मंदी को कंट्रोल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा। साख की राशनिंग क्या होती है? साख की राशनिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख क्रिएट करना, यानी कि लोन देने के ऊपर क्या नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना। ये हो सकता है किसी बैंक के ऊपर लोन देने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है किसी बैंकों का घटा दिया जाए, हो सकता है किसी को रोक दिया जाए। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक बैंकों को, अलग अलग बैंकों को अलग अलग तरीके से लिमिटेशन कर सकती है, लोन देने के ऊपर उसको लिमिट लगा सकती है। इसी को साख की राशनिंग के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण, आप सबको पता है आज के समय में हर कोई उपभोक्ता जो इंस्टॉलमेंट में, उधारी में क्रय करने लगा है। ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने लगा है। ठीक है ना। फाइनेंस कार्ड का यूज, वो बजाज फिनसर्व का कार्ड का यूज होता है, सैमसंग कार्ड का यूज होता है, HDFC कार्ड का यूज होता है, इवन फ्लिपकार्ट वाले भी आपको क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, ये सब चीजें हैं कि क्रय करने की मात्रा की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है इससे, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, जब पैसे आते रिटर्न कर देते हैं। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा डायरेक्टली उपभोक्ताओं के क्रेडिट लेने की फैसिलिटी को कम या ज्यादा, केंद्रीय बैंक चाहे तो कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उधार नहीं बेचे जा सकते, कैश लेना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ जो लोग के पास है वही खरीदेगा, बाकी लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये केंद्रीय बैंक के द्वारा डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर असर डाला जा सकता है। जब प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक की नीतियों को, आदेशों को, उनकी क्रियाकलापों को किसी प्रकार से व्यावसायिक बैंक नहीं मानते हैं और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगदान नहीं करते हैं, तब प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई दो प्रकार से होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक मतलब उपहार देना, प्रमोशन देना, क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देना, और नकारात्मक मतलब होता है पेनल्टी लगा देना। ठीक है ना। लाइसेंस को रद्द कर देना, लाइसेंस को सस्पेंड कर देना, निलंबन कर देना, बहुत बड़ा जुर्माना डाल देना, या फिर बैंक को क्लोज कर देना। अलग अलग प्रकार की कार्रवाई की सकती है, क्योंकि अगर वो केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो उचित कदम उठाती हैं, बैंक वाले उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो केंद्रीय बैंक के पास पावर है कि बैंकों के लिए वो कठिन कार्रवाई कर सकती है। लास्ट में नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब केंद्रीय बैंक जो है व्यावसायिक बैंकों को रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, एक काम करो, कुछ अपनी तरफ से भी कोई कदम उठा लो, अपनी तरफ से कुछ ऐसे काम करो ताकि देश की जो महंगाई है, मंदी है, उसको कंट्रोल किया जा सके। इस आधार पर व्यावसायिक बैंक अगर कोई कदम उठाते हैं तो ऐसे भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये रहा केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की प्रमुख रीतियां। ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आई या नहीं आई है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हर एक चीज का आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। थैंक यू एंड बाय।